तो एपिसोड 2 का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि जेनफे को सिस्टम एक आम इंसान की ज़िंदगी जीने के लिए कहकर वो उसे गुड लक कहकर वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पर सन्नाटे वाली माहौल हो जाता है और लिन फैन भी कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। फिर वो अजीब तरह से हंसते हुए कहता है कि ये तो एक सिस्टम है। अरे यार, ये सच में एक सिस्टम है। यहाँ से तो मुझे बहुत सारे सुपर पावर मिल सकते हैं। ये मैं कभी सोचा नहीं था। यहाँ पर किसान तो जेनपे है, इससे मेरा क्या लेना देना, मैं तो इवली हो। और फिर जेनफे सीरियस होकर खुद से ही कहता है, मेरा इस लाइफ का यही गोल रहेगा कि मैं जल्द से जल्द अपने अगले लाइफ में जा सकूं और मुझे एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं अगले लाइफ में भी पहुंच जाऊं और मुझे सिस्टम भी मिले और सिस्टम का कोई भी रूल ना टूटे और मैं अगले लाइफ में जल्द से जल्द जा सकूं। वहीं दूसरी तरफ चांदनी रात को एक डीमन स्कूल जिसका नाम हान सेक्ट रहता है, वहीं पर कोई कहता है कि हमारे सेंट बिना किसी ब्लेसिंग के इस सेक्ट का नाम रोशन करेगी और एक सभा को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है। वहीं पर एक लड़की भी रहती है। उसे देखकर सभी लोग एक साथ कहती है, सेंट आप हमेशा ही जिंदा रहेंगे। ये सुनकर वो लड़की हंसते हुए कहती है कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया। वहीं पर उस लड़की के हाथ में एक पर्पल कलर की मैजिक क्रिस्टल रहती है जिसे अपने हाथ में पकड़े हुए वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि इस पर्पल कलर की मैजिक ऑर्ब को एंशियन मॉन्ग द्वारा छोड़ी गई है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस मैजिक ऑर्ब की मदद से सारे के सारे डीमन स्कूल में से हमारी हानसेक सबसे ऊपर होगी और इस लड़की का नाम रहता है क्वीन। इस लड़की की स्पीच को सुनकर सारे के सारे डिसाइपल और एल्डर एक्साइटेड हो जाता है और उस लड़की की जयकारे लगाते हुए कहता है कि सबसे ताकतवर सेंट की जय हो, सबसे ताकतवर सेंट की जय हो। और ये कहते हुए वो सारे के सारे लोग उस लड़की की जयकारे लगाना शुरू कर देता है और तभी क्वीन की ओर एक एनर्जी का अटैक आता है और वो अटैक क्वीन को आके लग जाता है, लेकिन वो उसे रेजिस्ट कर लेता है। उसे उसे कुछ भी नहीं होता। वो एक हवा की तरह होता है, उसके चारों ओर से वो फैल जाता है। तभी वो महसूस करता है कि उसके हाथ में मैजिक ऑर्ब नहीं है और वो कहता है कि शिट, मैजिक ऑर्ब कहाँ गया। और वो ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर एक लड़की अपने हाथ में मैजिक ऑर्ब लिए खड़ी हुई रहती है और क्वीन भी ऊपर की तरफ देखती है और ऊपर की तरफ देखकर कहती है, तो ये तुम हो। और वो ऊपर वाली लड़की जो छत पे खड़ी हुई है वो उसे टीज करते हुए कहती है, अगर तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो। ये सुनते ही उस लड़की को गुस्सा आ जाती है और वो सभी लोगों से कहती है, जल्दी से जाओ, इसे पकड़ लो, इसे बिल्कुल भी भागने मत देना। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन सुबह सुबह जेनफे की छोटी सी कुटिया से शुरू होता है जहाँ पर वो कुटिया के अंदर एक बिस्तर पर लेटे लेटे मनी सोच रहा रहता है, अरे यार मेरा तो मरना भी मुश्किल हो गया, मैं मर भी नहीं सकता आसानी से। मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि मैं ऐसे मरूं ताकि सिस्टम का कोई रूल भी ना टूटे और मैं मर भी जाऊं। और तभी जेनपे के पेट से गुरगुर की आवाज़ आती है और वो कहती है, अरे यार सोचते सोचते तो मुझे भूख भी लग गई। वहीं पर जेनफे भूख के कारण लेटे लेटे अपने पेट को सहलाते हुए मन ही मन सोचता है, अगर मैं भूख से मर गया तो सिस्टम का रूल टूट जाएगा और मैं फिर से दूसरी दुनिया में मुझे सिस्टम नहीं मिलेगा। और वो आगे सोचता है, क्या मैं जंगल में जाऊं और माउंटेन में जाके वहाँ पे शिकार करूं। तभी जेनफे के शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आता है और वो सोचता है, माउंटेन और जंगल, अगर मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर तो खतरा भी होगा। अगर वहाँ पर कोई खतरा होगा तो मेरा जान का भी खतरा हो सकता है। वहाँ पर तो मैं खुद की जान नहीं लूँगा। वहाँ पर तो जेनफे का डैड का भी तो मौत हुआ था। अगर कोई जंगली जानवर मुझे आके मार देगा तो सिस्टम का रूल भी नहीं टूटेगा और मुझे दूसरी ज़िंदगी में सिस्टम भी मिलेगा। और एक सोचते हुए वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो आगे सोचता है, मैं कितना स्मार्ट हूँ यार, मेरा दिमाग का तो कोई जवाब ही नहीं, मैं तो सुपर कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ दूँ। फिर जेनफे खुद से ही कहता है, अरे यार मैं किस बात का इंतजार कर रहा हूँ। और ये कहकर वो पागलों की तरह वहाँ से भाग जाता है और भागकर कुछ देर बाद जंगल में पहुँच जाता है। जंगल में पहुँचकर उसकी शोर सुनकर वहाँ की पंछियाँ भी उड़ जाती है और जेनफे वहाँ पर खड़े होकर खुद से ही कहता है, हाँ मेरी तरफ आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मुझे अगली लाइफ में जाने के लिए। और दिखाया जाता है कि उसके सामने से एक जंगली सुअर उसकी ओर तेजी से भागते हुए आ रहा रहता है। जेनफे उस जंगली सुअर को अपनी ओर आते हुए देखकर थोड़ा घबराया हुआ भी रहता है और थोड़ा खुश भी रहता है। वो खुद से ही कहता है, हाँ यही मेरा अगले लाइफ में जाने का तरीका है, अगले लाइफ में जाकर मैं एक राजा की ज़िंदगी जीऊँगा। और वो जंगली सुअर जेनफे की ओर तेजी से बढ़ने लग जाता है और जंगली सुअर जेनफे को देखता है और जेनफे उस जंगली सुअर को देखता है और दोनों के बीच में धक-धक वाली माहौल बन जाता है और उस जंगली सुअर का दांत ऑलमोस्ट जेनफे के चेहरे से टकराने वाला ही रहता है। तभी जेनफे का हाथ अपने आप ही ऊपर उठ जाता है और उस जंगली सुअर का सींग को पकड़ लेता है, जो देखकर जेनफे खुद से कहता है, अरे यार ये क्या हो रहा है, मेरे हाथ
हाथ अपने आप ही क्यों मूव कर रहा है, मैं इसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। और जेनफे का हाथ अपने आप ही मूव होते हुए उस जंगली सुअर को उसके दांतों से पकड़ते हुए उसे पीछे की तरफ घुमाते हुए जमीन में पटक देता है। और जेनफे उस सुअर की दांत को पकड़ते हुए ही मन ही मन सोचता है, अरे मेरे जिंदगी लौड़े है यार, ये क्या हो रहा है। ये जेनफे के बच्चे की मसल मेमोरी की वजह से ये सब हो रहा है। इसकी जो यादें हैं उनमें से कुछ यादें मेरे पास भी है और इनकी मसलों में उनकी यादें हैं। ये तो अपने आप ही मूव हो रहा है। और वहाँ पर सन्नाटे वाली माहौल हो जाता है। वहाँ पर सुअर मरा पड़ा रहता है और जेनफे पास में ही खड़ा हुआ रहता है और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। और अगला सीन कुछ देर बाद का होता है जहाँ पर जेनफे अपने कुटिया में पहुँच चुका रहता है और वहाँ पर पहुँचकर वो दुखी आत्मा बनकर कुटिया के बाहर खड़ा हुआ रहता है और वो मन ही मन सोचता है, अरे यार ये जेनफे इतना ताकतवर हंटर क्यों था, इसकी वजह से मैं मर भी नहीं सकता। लगता है कि इसकी सारे की सारी पावर मुझे विरासत में मिली है। और वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे यार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा ज़िंदगी तो झंड है। मैं उस जंगल में गया था उस सुअर के हाथों मरने के लिए, मेरा प्लान एकदम परफेक्ट था, लेकिन इसकी ताकत ने, इसकी मसल मेमोरी ने मुझे रोक लिया, मुझे मरने भी नहीं दिया। क्या मुझे इस दुनिया में एक आम इंसान की ज़िंदगी पूरे 50 या 70 साल तक जीना पड़ेगा? ये तो पूरी आधी सदी है। काश कोई आसमान से मीटेरॉइड आकर मेरे सर पे गिरे और मैं यहीं पे लुढ़क जाऊँ। और ये सब जेनफे अपने कुटिया के सामने खड़े खड़े कह रहा रहता है। तभी उसके कुटिया के ऊपर आकर कोई मीटेरॉइड या फिर पत्थर या फिर कुछ भी हो वो आके ढाम करके गिरता है, जो देखकर उसकी आंखें बाहर आ जाता है और उसके मुंह खुला का खुला रह जाता है। और वो कहता है, अरे यार यहाँ पर तो सच में एक पत्थर आके मेरे घर पे ऊपर गिरा, लेकिन ये मेरे सर के ऊपर नहीं क्यों गिरा, ये कितना बकवास है यार, मेरा जिंदगी झंड है। और जेनफे भागकर अपने कुटिया के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचकर उसे धुएं के कारण खांसी आ जाता है और वो खुद से ही कहता है, मेरी जिंदगी तो पहले से झंड था, अब तो ये झंड स्क्वायर हो गया, ये मेरे सर के ऊपर ना गिरकर आके मेरे घर के ऊपर गिरा, अब मैं कहाँ पे रहूँगा। और ये कहते हुए जेनफे कुछ लकड़ियों को हटाने लग जाता है ताकि वो अपने सामान को ढूंढ सके जो कि उसके घर के अंदर उसने रखा हुआ था। तभी उसकी नज़र सामने की तरफ पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। उसके सामने एक हॉट, ग्लैमरस और बहुत ज़्यादा सुंदर एक लड़की पड़ी हुई रहती है, जिसे देखकर जेनफे और भी ज़्यादा शौक होता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो खुद से ही कहता है, व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है, ये कौन है यार, वो लड़की कौन है, क्या वो लड़की इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी जिंदा रहेगी या फिर वो मर चुकी रहेगी। जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।